नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए इतिहास विषय संबंधी हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि भारतीय इतिहास के लगभग समस्त टॉपिकों पर एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी वीडियोज़ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और ये वीडियोज़ उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे जो कि तैयारी करने की प्रारंभिक चरण में हैं, और अलग अलग स्टैंडर्ड्स बुक का इसमें निचोड़ आपको मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट को समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी, जो कि सीधे सीधे आपके मेंस में आंसर राइटिंग को प्रभावित करेगा। तो वीडियोज़ आप देखिए। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं, देखिए उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लीजिए। सबसे पहला बिंदु है परिचय और नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किन किन नामों से इसे बोला जाता है और ये नामकरण का आधार क्या है, किस आधार पर इसका ये नाम रखा गया है। इसके पश्चात है कालानुक्रम या आयु। तो कालानुक्रम और आयु से संबंधित जो पॉइंट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने इसकी आयु संबंधी क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो आयु के संबंध में किस विद्वान की क्या मान्यता है, क्या समय पीरियड उन्होंने बताया हुआ है। फिर विस्तार है। विस्तार वाले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्र में था, किन किन देशों में था और कहाँ से कितने इसके अवशेष स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात उत्पत्ति और विकास में हम देखेंगे कि सभ्यता का जो स्वरूप हमको प्राप्त हुआ है, उन्नत स्वरूप प्राप्त हुआ है, वो किस तरह से बना हुआ है, क्या वहाँ की कंडीशंस थी जिससे वो इस डेवलप कंडीशन तक पहुँच पाए। इसके पश्चात प्रवर्तक या निर्माता। तो ये जुड़ा हुआ है वहाँ के जनसांख्यिकी समूह से कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति के लोग रहते थे और किस तरह से वो लोग अपने कार्य को करते थे। इसके पश्चात है छठवां पॉइंट नगरीय स्वरूप। तो नगरीय स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसकी नगरीय स्वरूप की जो विशेषता, क्या क्या विशेषताएँ हैं जो इसको समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठतम स्थिति में रखती हैं। इसके पश्चात शिल्पकला है। तो वहाँ पे कौन कौन सी शिल्पकलाएँ विकसित हुई थी, ये एक्चुअली में आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत ही एक टॉपिक आएगा। शिल्पकला में वहाँ कौन कौन से शिल्पों का विकास हुआ था और ये शिल्पकला के विकास का उसके नगरीय स्वरूप से क्या संबंध है। इसके पश्चात जनजीवन है, उनका दैनिक जीवन कैसा था, आहार विहार कैसे थे, वस्त्र कैसे धारण करते थे, उनके आमोद प्रमोद के साधन क्या थे, कौन कौन से पशुओं को वो अपने पास रखते थे। तो ये ओवरऑल हम इसमें देखेंगे। फिर समाज है, समाज कैसा था, समाज में वर्ग थे या नहीं थे, अगर थे तो उसके क्या प्रमाण मिलते हैं। फिर समाज में विभाजन कैसा था, कार्य के आधार पे था या जाति के आधार पे था, और उसके हमको क्या प्रमाण मिलते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे राजनीतिक, कि वहाँ पे राजनीतिक शक्ति क्या थी, किन के हाथ में शासन था, किस प्रकार वो शासन करते थे। राजनीतिक एक केंद्रीय नेतृत्व था कि नहीं था, और अगर था तो उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ पे एक केंद्रीय नेतृत्व था। इसके पश्चात फिर धर्म के बारे में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें धार्मिक प्रमाण मिले हैं वो किन चीज़ों पर मिले हुए हैं और उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्तमान में भी सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक भी समाज में धार्मिक परंपराएं चल रही हैं। फिर अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 2 या 3 पहलू रहेंगे। सबसे पहले तो कृषि और पशुपालन है, उसके बाद कैसे फिर उद्योगों का उन्होंने विकास किया है और उद्योगों के विकास के साथ साथ किस तरह से व्यापार वाणिज्य का भी वहाँ विकास हुआ है। इसके पश्चात फिर भाषा और लिपि देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी, उसकी लिपि कैसी थी, उसको क्या बोला जाता है, उसमें कितने वर्ण थे, उनको क्यों नहीं पढ़ा जा सका, कहाँ से किस तरह से उसके लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात पतन देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की प्रवृत्ति क्या है, ये पतन क्रमिक पतन है या अकस्मात पतन है या सभ्यता के स्वरूप में पतन है या सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हुई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, अलग अलग विद्वानों की मान्यताएं। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट है उत्तरजीविता। देखिए उत्तरजीविता का मतलब ये होता है कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है और क्या सभ्यता के नष्ट होने के बाद भी उसकी जो विशेषताएं थी वो अल्प रूप में, मतलब सभ्यता तो नष्ट हो गई, सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप था वो नष्ट हो गया, लेकिन सभ्यता का जो ग्रामीण स्वरूप है वो बाद में कंटिन्यू रहा है, या क्या आज भी हमारे जीवन में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के तत्व मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे
और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो से सेटिस्फाइड हों तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है और जिस तरह का कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम आपको कराएंगे वो आपको कहीं दूसरे चैनल में मिलना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं नामकरण और परिचय के रूप में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, नदी घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता, इन नामों से बुलाया जाता है। तो देखिए, इन नामों के पीछे क्या उद्देश्य है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण के पीछे जो सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भी नगर प्राप्त हुए हैं, अधिकांश नगर किसी न किसी नदी के किनारे थे, इसलिए इसको नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और उसमें भी मैक्सिमम जो नगर हैं वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। जो नगरों के अवशेष मिले हैं वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए, इसलिए इसको इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता या नदी घाटी सभ्यता कहा गया है। फिर हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन प्रारंभ हुआ, अवशेषों के प्रमाण तो काफ़ी पहले से मिल रहे थे, इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे पॉइंट वाइज। तो अवशेषों के प्रमाण मिल रहे थे, लोगों ने अपने थीसिस में भी इसके बारे में बताया है, यहाँ पे कोई न कोई प्राचीन नगर का अवशेष है इस क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले 1921 में उत्खनन प्रारंभ हुआ है और 1921 में हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा शहर में उत्खनन प्रारंभ हुआ है। तो ये एक परिपाटी होती है इतिहासकारों में कि किसी भी सभ्यता के बारे में जहाँ सबसे पहले उत्खनन होता है, जो सबसे पहले जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उसके नाम पे ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इसके पश्चात इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तांबे के पत्थर के औजार भी मिले हैं। तो ये एक्चुअल में ताम्रपाषाण संस्कृति थी, लेकिन उनका मिश्र धातु का जो ज्ञान है, धातु का जो ज्ञान है वो उन्नत था और वो कांस्य धातु का भी प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये धातु प्रयोग के आधार पर इसका नामकरण कांस्ययुगीन सभ्यता किया गया। अगला पॉइंट जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की कालक्रम और आयु से। तो देखिए, फैक्चुअल है, यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय अंतराल बताया हुआ है और जो सबसे अधिक मान्य है, जो वैज्ञानिक रूप से सबसे अधिक मान्य है, वो रेडियो कार्बन पद्धति है। रेडियो कार्बन पद्धति ये बोलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप था, उसका जो काल है वो 2500 BC से 1750 BC के मध्य है। मतलब इस काल में हमको जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सभ्यता के नगरीय स्वरूप को बताते हैं। इसके पश्चात DP अग्रवाल के अनुसार 2350 BC से 1750 BC में सभ्यता का स्वरूप नगरी था। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 BC से 2750 BC के बीच में सभ्यता का नगरीय स्वरूप प्राप्त होता है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 BC से 1500 BC के बीच में सभ्यता का नगरीय स्वरूप प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि सभ्यता का नगरीय स्वरूप क्या अचानक से बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभ्यता प्रारंभ हुई है इसके भी काफ़ी समय पहले और धीरे धीरे ग्रामीण स्वरूप था। फिर ग्रामीण स्वरूप के बाद में अर्थव्यवस्था में उन्नति हुई है और लोगों ने आर्थिक गतिविधियां जो हैं उन्नत की हैं अपनी, और धीरे धीरे सभ्यता में व्यापार वाणिज्य की प्रगति हुई है। फिर उसके बाद सभ्यता में नगरीय तत्वों का प्रवेश हुआ है। तो ये जो समय पीरियड दिया जा रहा है उसके बीच का पीरियड दिया जा रहा है, क्योंकि इस काल में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सभ्यता के जो अवशेष हैं वो नगरीय अवशेष हैं, और इसके पहले या बाद के जो अवशेष हैं वो एक्चुअली में सभ्यता की नगरीय स्वरूप के अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए ये सभ्यता की नगरीय स्वरूप का समय अंतराल माना जा सकता है। हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने प्राचीन स्थल का उल्लेख किया है अपने, उन्होंने लेख में बताया था कि यहाँ पे उसने यहाँ पे कुछ पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त की थी और उसने विश्वास किया था कि यहाँ पे कोई ना कोई प्राचीन महत्वपूर्ण एक नगर हो सकता है। इसके पश्चात कनिंघम ने 1853 और 1856 में हड़प्पा का कुछ उत्खनन किया है, आंशिक उत्खनन किया है, और उसने एक निष्कर्ष निकाला था कि ह्वेनसांग ने उस स्थान पे एक पो फा ते नामक शहर का उल्लेख किया है। तो यहाँ ये जो अवशेष हैं ये शहर के हो सकते हैं। इसके पश्चात डेल्स ने 1886 में और J.F. फ्लीट, इन्होंने यहाँ रिसर्च करके यहाँ की मुद्राओं को अपने लेखों में प्रकाशित किया था।
इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है दयाराम साहनी के साथ में माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में हड़प्पा की, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की है। और ये कार्य उन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशन में पूरा किया था, जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए है, ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना भारत में किस गवर्नर जनरल ने की थी? इसके पश्चात मैके संबंधित है 1927 और 1931 में, और डेल से संबंधित है 1963। तो यहाँ 1963 में ये डेम्स हैं, ये डेल से इन्होंने 1963 में भी उत्खनन किया। तो ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक अध्ययन से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रारंभिक परीक्षा में इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से। तो देखिए, सभ्यता का जो स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनका उत्खनन हुआ है, तो उसके आधार पर सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो सभ्यता के स्थलों को अगर हम देखते हैं तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार प्राप्त हुआ है, त्रिभुज के आकार का प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अगर इसकी सीमा स्थल अगर देखें तो जो उत्तरी बिंदु जो प्राप्त हुआ है वो जम्मू कश्मीर का मांडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणी जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है, जो कि पर्वती नदी के किनारे है। इसके पश्चात पूर्वी जो बिंदु प्राप्त हुआ वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे यूपी में है। और इसके पश्चात पश्चिमी जो भाग है वो सुत्का गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास की नदी के किनारे स्थित है। तो ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर एक त्रिभुजाकार आकृति सभ्यता की प्राप्त होती है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता मानी जा सकती है। कुल लगभग 1500 प्लस स्थल की खोज की जा चुकी है और उत्खनन कार्य चल रहा है। और इसके साथ में भारत में सर्वाधिक इसके जो स्थल मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। अगला पॉइंट संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति या विकास से। तो देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें है। कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई है वो औपनिवेशिक उत्पत्ति हुई है, और ये मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई है, क्योंकि कालांतर में भी मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापार के हमको प्रमाण मिले हैं। तो कुछ विद्वानों की और कुछ उसमें विशेषकर विदेशी विद्वानों की मान्यता थी कि मध्य एशियाई क्षेत्रों से या मेसोपोटामिया के नगरों से लोग आए व्यापार के लिए, और यहाँ पे उन्होंने सभ्यता के लिए उपयुक्त स्थान देखे और यहाँ पे उन्होंने सभ्यता का विकास किया है। तो ये जो विषय है ये बहुत अधिक मतलब ये जो प्रमाण है ये बहुत अधिक प्रमाणिक ये तथ्य नहीं माना जाता है। इसके पश्चात कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती काल की कुछ सभ्यताएं थीं, संस्कृतियां थीं, जिनके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मिले हुए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोथी संस्कृति, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, और ये गग्गर और चेतांग नदी घाटी में स्थित है। इसके अलावा मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थित है स्थान है, जो बोलन नदी घाटी में है, और इसके बारे में J.F. जॉर्ज ने अध्ययन किया है। उनका ये मानना है कि ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति विकसित हुई है बाद में कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, और जैसे जैसे स्थान इनको मिलते गए हैं, कृषि पे आधारित सभ्यताओं को जब अच्छे स्थान मिल जाते हैं जहाँ पे भूमि उपजाऊ होती है, तो वहाँ पे विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, क्योंकि भूमि वहाँ की उन्हें उपजाऊ प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार नवपाषाण कालीन संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले उपस्थित थी, इसमें कुछ स्थान मिले हुए हैं, जैसे बुरझोम है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भोजपत्र का स्थान, ये झेलम नदी घाटी में स्थित था। गुम्फ कराल, कुम्हार की गुफा, ये कश्मीर में स्थित था, ये नवपाषाण कालीन स्थल है। और कोल्डी हवा, ये यहाँ पे चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, लगभग 5,500 से 4,500 ईसा पूर्व मिला है। तो ये जो संस्कृतियाँ हैं, तो जो हमारे देशी मान्यता वाले जो विद्वान, उनका ये कहना है कि सोती संस्कृति या मेहरगढ़ संस्कृति या नवपाषाण कालीन, इन सभ्यताओं से ही, संस्कृतियों से ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। तो ये जो मत है अधिक प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि इन संस्कृतियों में जो अवशेष मिले हैं और बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं, तो वो प्रमाणिक हैं और लगभग एक समान है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जिन्होंने इस संस्कृति का निर्माण किया है, ये लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में आए हैं तो वहाँ पे उनको अधिक उपयुक्त स्थितियाँ मिली हैं, परिस्थितियाँ उनके फेवर में थीं, तो उन्होंने फिर एक नगरीय सभ्यता का विकास किया।
सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं से संबंधित है। तो देखिए, निर्माता या वहाँ पे किस प्रजाति के लोग रहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके अध्ययन के लिए नॉर्मली जो विद्वान हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ विद्वान जो कि वैज्ञानिक आधार पे वहाँ जो मानव शरीरों के अवशेष मिले हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन से जिन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वहाँ पे प्रोटोआस्ट्रेलाइड, मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये 4 प्रजातियों के मिश्रित जनसंख्या सिंधु घाटी सभ्यता में थी। और कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे प्रोटोआस्ट्रेलाइड जो है, जो नर्तकी की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ये प्रोटोआस्ट्रेलाइड प्रजाति के जैसे ही शारीरिक विन्यास वाली थी। फिर पुजारी का जो सिर प्राप्त हुआ है, ये मंगोलाइड प्रजाति जैसी शारीरिक विशेषताओं वाली थी। और इसके साथ में मोहनजोदड़ो से जो अधिकांशतः जो जनसंख्या के जो शवों के अवशेष मिले हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं। तो ये 4 वहाँ से प्रमुख हमको मानव प्रजातियों के अवशेष मिले। इसके साथ में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जो निर्माता थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो द्रविड़ लोग थे। जो भारत में, दक्षिण भारत में जो द्रविड़ प्रजाति है, ये द्रविड़ लोग थे। तो उसके संबंध में भी पक्ष में और विपक्ष में कुछ तर्क आप दे सकते हैं। पक्ष में तर्क ये है कि जो दक्षिण भारत में जो समाधान पद्धति थी, जिसमें कि मेगालिथ जिसको कहा जाता था, शवों को दफनाया जाता था, तो वैसी ही पद्धति वहाँ पर उपस्थित थी। तो समाधान पद्धति के आधार पर यह माना जाता है कि वो द्रविड़ ही उसके निर्माता रहे होंगे। लेकिन दूसरी ओर दक्षिण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी किसी भी सभ्यता के प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो स्पष्टता ये नहीं कहा जा सकता कि द्रविड़ वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे या नहीं थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विन्यास से। तो देखिए, नगर विन्यास ही सिंधु घाटी सभ्यता की वो विशेषता है जो उसको अन्य समकालीन सभ्यताओं से उसको अलग बताती है। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको देखना है। तो सबसे पहली चीज़ है सड़कें। तो सड़कें जो है, सड़कों के बारे में बोला गया है कि ग्रिड पद्धति पे ये सड़कें थी, या जो नगर विन्यास था वो ग्रिड पद्धति। क्योंकि क्या होता है, इसको देख लीजिए, ये एक विशेष पद्धति होती है जिसमें कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, मतलब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक मुख्य सड़क होती है जो काफ़ी चौड़ी होती है, और जो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क थी वो लगभग 16 मीटर चौड़ी थी। और जो गलियां हैं, सड़कों से आवागमन के लिए गलियां जुड़ी रहती हैं, और गलियों में मकान के दरवाजे खुलते हैं। मतलब अगर ये एक मुख्य सड़क है, इसके साथ में गलियां हैं, तो इस तरह से भवन बने हुए होते थे, इस तरह से। तो ये जो भवन है, इनकी जो दरवाजे और खिड़कियां हैं, ये सहायक सड़कों में खुलते थे। और ये मुख्य सड़क होती थी, ये किसी भी प्रकार से आवागमन में बाधा से रहित होती थी। तो ये सड़कें ग्रिड पद्धति पे होती थी, सड़कों की सफाई होती थी, और सड़कों पे जगह जगह पे इस तरह से सोख का गड्ढे बने हुए थे, जो कि इसकी सफाई व्यवस्था का प्रमाण देते हैं। इसके साथ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सड़कों का निर्माण जो है वो पक्की और कच्ची ईंटों से किया जाता है। पक्की और कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण किया जाता है। कुछ स्थान पे, कालीबंगा में कुछ स्थान पे सड़कों में पक्की ईंटों का प्रयोग का भी प्रमाण मिलता है, अन्यथा लगभग सभी जगह कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण किया जाता था। फिर भवन है। तो देखिए, भवनों के आकार में भिन्नता है। कुछ भवन हमको सिंगल रूम वाले मिले हैं जिसमें लैट बाथ नहीं है, उसको श्रमिक भवन बोला गया है, जहाँ पे श्रमिकों को रखा जाता था। ऐसा ही एक श्रमिक आवास, कुछ भवनों का एक सेट है, मतलब 1 रूम का सेट है, 6 सामने और 6 सामने, मतलब 12 आवास जो हैं साथ में हड़प्पा से मिले हैं, तो इनको श्रमिक आवास के रूप में कहा गया है। ऐसे ही सिंगल काफ़ी श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। फिर धनियों के आवास हैं, तो 3 से 4 कमरों का मकान होता था जिसमें सारी सुविधाएं होती थी। उसमें स्नानागार भी होता था, उसमें मतलब स्नानागार भी होता था, रसोई भी होती थी, कुआं भी होता था। और कुछ भवनों में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जैसे वो 2 मंजिला हों। तो ये जो भवन होते थे जिसमें सारी सुविधाएं होती थी, ये धनी आवास कहे जा सकते हैं। फिर कुछ भवन हैं जो सार्वजनिक हैं, जैसे सभागार और अन्नागार। तो सभागार है, 20 पिलर वाला एक भवन मिला है, इसको मान्यता है। कुछ विद्वानों ने इसे मार्केट कहा है, कुछ विद्वानों ने इसे मंदिर या किसी धार्मिक महत्व की जगह कही है, और कुछ विद्वानों ने इसे सभागार कहा है कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। इसके साथ में एक पक्की ईंट से बना हुआ अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, और विशाल स्नानागार भी।
तो ये सार्वजनिक भवन थे जिनका निर्माण पक्की ईंटों से होता था। इसके पश्चात नालियाँ हैं, तो जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी क्योंकि साफ़ सफाई से जुड़ी हुई ये सभ्यता थी। तो घरों से गंदे जल की जो निकासी है वो छोटी नालियों के माध्यम से होती थी। छोटी नालियाँ आगे जाके बड़ी नालियों से जुड़ जाती थी और बड़ी नालियाँ फिर उस जल को बाहर ले जाती थी, नगर से बाहर ले जाती थी। तो नालियों के ऊपर पक्की ईंट रखी जाती थी, नालियों को ढक के रखा जाता था और इसके साथ में ही नालियों की सफाई के लिए कुछ स्थानों पे उसको खुला छोड़ा जाता, जिससे कि उसके अंदर का जो कचरा है वो साफ़ किया जाता था। अगर कहीं पे नालियों का अवशेष नहीं मिला है तो भवन से निकले हुए पानी को स्टोर करने के लिए सोख्ता गड्ढे या मेन होल मिले हैं जिसमें कि पानी भर जाता था और वो कुछ समय बाद सूख जाता था। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण है, नगरीय विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण ईंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समस्त नगरों से जो ईंट प्राप्त हुई उसका आकार एक समान रहा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:2:1 है। तो ये 1:2:4 है। तो ये बोला गया है कि यहाँ पे जो ईंट है वो एक आकार की होती थी, एक ही आकार की ईंट होती थी और ईंटों का जो प्रयोग हुआ है भवनों के निर्माण में वो पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो जो कच्ची ईंट है वो नॉर्मली होती थी, लेकिन जो पक्की ईंट है वो या तो धूप में सुखा के पकाई जाती थी या फिर वो अग्नि में, जो जंगलों को काट के उसकी लकड़ियों में उसको सुखाया जाता था। तो इस तरह से ईंटों का हमको प्रमाण मिलता है। कालीबंगा से कुछ स्थान पे अलंकृत ईंट मिले हैं जिसका प्रयोग फर्श के डेकोरेशन में किया गया है। इसके साथ में एक एल आकार की ईंट का भी प्रमाण मिलता है जिसका उपयोग दीवारों की किनारों पर किया जाता था। तो ये काफ़ी उन्नत इस सभ्यता को बनाता है। इसके पश्चात नगर विभाजन है, ये भी इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण था। तो नगर विभाजन से मतलब ये है कि नगर एक नगर नहीं था एक्चुअली में, तो दो भागों से मिलकर बना होता था। जो पूर्व होता था उसमें दुर्ग होता था, इसका क्षेत्रफल कम होता था और अधिकांश स्थानों पे इसका जो स्तर है इसकी हाइट ज़्यादा होती थी और ये 4 दीवारी से घिरा हुआ होता था। इसके साथ में पश्चिमी भाग में निचला नगर होता था जो कि क्षेत्रफल में ज़्यादा होता था और यहाँ पे सामान्य आवास पाए गए हैं, जैसे कि श्रमिक आवास जो है ये दुर्ग में निचले नगर में पाए गए हैं और जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो भी निचले नगर में पाई गई। दुर्ग में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो सार्वजनिक महत्व की चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण आवास हैं या जो सार्वजनिक महत्व के भवन हैं, ये सभी दुर्ग में पाए जाते थे। दुर्ग जो है वो रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। कई स्थानों पे निचले नगर और दुर्ग दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, उनके बीच में आवागमन के लिए रास्ता है। और धौलावीरा एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे जो नगर विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। तो ये धौलावीरा का नगर जो है ये 3 भागों में विभाजित था। इसके पश्चात दरवाजे, खिड़कियाँ और सीढ़ी हैं। देखिए दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, इनका निर्माण लकड़ी से किया जाता था क्योंकि उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हम सड़कों में पढ़ चुके हैं कि जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ जो हैं वो मुख्य सड़क में ना खुल की गलियों की ओर खिड़ते थे। और कुछ भवनों से सीढ़ियाँ प्राप्त हुई हैं ईंट की बनी हुई। इससे ये प्रमाण मिलता है कि उस समय भवन जो है वो 2 मंजिला होते थे। इसके साथ में ही जो विशाल स्नानागार हैं, विशाल स्नानागार में भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिनको कि पक्की ईंटों से बनाया जाता था और उसके साथ में जिप्सम और चूने की उसमें जुड़ाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित थी कृषि, पशुपालन और उद्योग पर। तो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ ये आपको समझना होगा सबसे पहले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक नगर हैं वो हमको नदी घाटी पे प्राप्त हुए हैं। तो नदी घाटी किस तरह से संबंधित है, तो देखिए प्रारंभ में इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, कृषि उत्पादन पर आधारित थी और पशुपालन पर आधारित थी। और जैसे ही ये नदी घाटी क्षेत्रों में पहुँचे हैं तो वहाँ जो भूमि इनको प्राप्त हुई है, नदी घाटी क्षेत्रों में इन्हें उपजाऊ भूमि प्राप्त हुई है। उपजाऊ भूमि से हम ये मान सकते हैं कि जो भूमि थी वो बाढ़ उतर जाने के बाद नदी जो गाद जमा करती है अपने तट पर, वो भूमि पर ये खेती करते थे। और ये भूमि इतनी उपजाऊ होती थी कि इसमें बिना सिंचाई और बिना किसी भी उर्वरक, मतलब किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट के ये काफ़ी अच्छा उत्पादन कर लेते थे। तो ये जो उत्पादन अधिशेष होता था इसके प्रमाण हमको मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी घरों में खत्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो मृदभांड और खत्तियों से ये मालूम चलता है कि ये अनाज ज़्यादा उगाते थे, इसको स्टोर करने के लिए इनका प्रयोग करते थे। इसके साथ में ही अन्नागार मिले हैं, विशाल अन्नागार। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो उत्पादन अधिशेष है उसको अन्नागारों में रखा जाता है। और साथ में ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रशासन था वो टैक्स जो लेता था वो अनाज के रूप में लेता था, तो जिसको शासकीय अन्नागारों में कलेक्ट करके रखा जाता था। अब भूमि उपजाऊ होने से आपको अन्न अधिशेष मिल गया, और जब अन्न अधिशेष व्यक्ति के पास होता है तो जो कार्यशील जनसंख्या जो है उसका एक भाग जो होता है वो कृषियेतर कार्य में लग जाता है। कार्यशील जनसंख्या जो है, जैसे मान लीजिए 10 लोग खेती कर रहे हैं और इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि वो 10 में से 7 लोग ही कर सकते हैं खेती, तो 3 लोग जो हैं वो कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में अपना मतलब योगदान दे सकते हैं। तो ऐसे में फिर विकास होता है शिल्प का। तो कृषियेतर कार्य में लोग लग गए और जिससे शिल्प का विकास हुआ। तो शिल्प का विकास जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण, नगरीय स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे ही शिल्प का विकास हुआ है तो शिल्प पे जो आधारित उद्योग हैं उन उद्योगों का विकास हुआ है, और उद्योगों का विकास हुआ है तो निर्माण केंद्र बन गए, निर्माण इकाई बन गई हैं अलग अलग चीज़ों की। ज़्यादातर शिल्प जो है वो मनके और आभूषण से संबंधित थे, जिसमें बहुमूल्य धातुओं का, बहुमूल्य पत्थरों का और अलग अलग प्रकार के मनकों का निर्माण होता है। तो ये मनकों के कारखाने प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद यही फंडा जुड़ा हुआ है सभ्यता के विस्तार से भी। देखिए कैसे होता है कि किसी भी स्थान में, जैसे मान लीजिए ये स्थान है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लेस के नाम हैं। इसमें से 1 और 2 ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे निर्माण इकाइयाँ बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है। अब रॉ मटेरियल लेने के लिए वो 5 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे। तो देखिए उस समय आवागमन के साधन के रूप में या तो जल से नावों के द्वारा होता था या फिर बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। तो जब वो 1 से 5 में जाएगा या 2 से 7 में जाएगा, तो ये इस डिस्टेंस को जब वो तय करता है तो बीच में कुछ स्थानों पे उनको रुकना होता था। आवागमन करते समय बीच में कुछ स्थानों पर उनको रुकना होता था। तो व्यापारी आज भी यही करते हैं। हालांकि आजकल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी अधिक हो गई है कि ट्रैवलिंग नॉन स्पॉट भी हो जाती है, लेकिन उस समय सामान्यता ऐसी नहीं रही होगी। तो कुछ स्थानों पे वो रुकते रहे होंगे। तो जिन स्थानों पे वो रुकते रहे होंगे वो स्थान कालांतर में व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित होते गए, जहाँ पे व्यापारी रुकते थे और अपनी जो प्रयोग की जो वस्तुएं हैं वहाँ पे कुछ वस्तुएं वो बेचते थे और वस्तुओं को वो खरीद लेते थे। तो इस तरह से सभ्यता का विकास हुआ है। कुछ स्थान थे जहाँ पे उत्पादन होता है, कुछ स्थान थे जहाँ पे रॉ मटेरियल कच्चा माल मिलता था, और इनके बीच में कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, लेकिन ये व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए कि भाई यहाँ के भी व्यापारी यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ के भी व्यापारी यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ के भी व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ के भी, यहाँ पे उन्होंने अपना लेन देन किया वस्तु विनिमय प्रणाली से और वापस चले गए। तो ये जो बीच के स्थान हैं ये आगे चल के सभ्यता में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। तो ये जो एक प्रक्रिया है कृषि से प्रारंभ होके ये निर्माण और फिर उसके बाद व्यापार आवागमन की प्रक्रिया जो है, इसी प्रक्रिया से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप का निर्माण हुआ है और यही इसके अर्थव्यवस्था का मूल थी। तो अब हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे